हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस टॉपिक में गाइस। और एक बार फिर से आज हाजिर हूं मैं नए टॉपिक के साथ आप लोग के बीच में। और जो भी बच्चे जेपीएससी और जैसे सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बेनिफिट है गाइस आज का ये सेशन, क्योंकि सामाजिक परगना शासन व्यवस्था से आप लोगों को क्वेश्चन बनेंगे। तो चलिए इस टॉपिक को पूरा कवर करते हैं गाइस। पहला जो हमारा पॉइंट बोलता है गाइस, सबसे पहले इसकी हिस्ट्री को जानने का प्रयास करते हैं। संथाल जनजाति की शासन व्यवस्था को मांझी परगना शासन व्यवस्था कहा जाता है। देखिए ये जो व्यवस्था है गाइस मेनली जो होता है संथाल जनजाति की एक शासन व्यवस्था है। अगला पॉइंट बोलता है अन्य सामाजिक व्यवस्था की ही भांति इस व्यवस्था में भी शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु सामूहिक एवं पारिवारिक जीवन में बचपन से ही नियमों एवं उपनियमों की सीख प्रदान की जाती है। इसकी अवहेलना करने पर पंचायतों द्वारा विभिन्न प्रकार के दंड प्रदान किए जाते हैं। इसमें शारीरिक तथा आर्थिक दोनों प्रकार के दंड होते हैं। देखिए समझने का प्रयास किए गए थे, जैसे अन्य सामाजिक व्यवस्था होता है इसी तरह इस शासन व्यवस्था में भी क्या होता है कि एक सामाजिक व्यवस्था होता है जिसमें क्या होता है कि सामूहिक एवं पारिवारिक जीवन में ही क्या होता है आपका बचपन से ही नियमों और उपनियमों का सीख प्रदान किया जाता है। एक तरह से सिखाया जाता है कि किस तरह का नियम पालन करना है ना। अगर अवहेलना किया जाता है तो पंचायतों द्वारा क्या होता है दंड देने का भी प्रावधान है, जो कि आपका शारीरिक और आर्थिक दोनों प्रकार से होता है। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। संथालों ने इस शासन व्यवस्था को सोरिया पहाड़िया जनजाति से ग्रहण किया है, जिसकी राजनीतिक शासन व्यवस्था अत्यंत लोकतांत्रिक थी। देखिए ये संथाल लोग जो है ये शासन व्यवस्था अपनी जो शासन व्यवस्था मांझी परगना से शासन व्यवस्था ये किस जनजाति से लिया गया है तो सोरिया पहाड़िया जनजाति से ग्रहण किए हैं। और सोरिया पहाड़िया की ये जो शासन व्यवस्था थी गाइज वो बहुत ही लोकतांत्रिक थी, यानी कि पूरी तरह से डेमोक्रेटिक थी। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि मांझी परगना शासन व्यवस्था एक डेमोक्रेटिक शासन व्यवस्था है। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं गाइज। अब थोड़ा सा इस टॉपिक में जो है गाइज कुछ पद हैं, कुछ इंपॉर्टेंट शब्द है जिन्हें जानने का प्रयास हमें बहुत ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से सवाल बनते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट वर्ड आता है या पद बोल लीजिए मांझी। मांझी के बारे में जानना बहुत आवश्यक है क्योंकि यहाँ से सवाल बन चुके हैं गाइज। पहला पॉइंट बोलता है इस शासन व्यवस्था में प्रत्येक गांव की एक पंचायत होती है जिसका प्रधान मांझी कहलाता है। देखिए ये जो शासन व्यवस्था है इसमें क्या होगा प्रत्येक गांव होगा, यानी कि हर एक गांव का एक पंचायत होगा और उस पंचायत का जो प्रधान होगा मेन होगा वो कौन होगा गाइस मांझी होगा। अगला है यह गांव की शासन व्यवस्था के संचालन हेतु यह अगला पॉइंट बोलता है यह गांव की शासन व्यवस्था के संचालन हेतु प्रमुख रूप से उत्तरदायी होता है। मांझी को सफलतापूर्वक शासन संचालित करने हेतु विभिन्न प्रशासनिक एवं न्यायिक अधिकार प्राप्त होते हैं। देखिए इस पॉइंट को समझिएगा गाइज। देखिए ये जो व्यवस्था है आपका शासन व्यवस्था वो क्या होता है मांझी के द्वारा संचालन किया जाता है, दो की आपका क्या होता है गाइस ये प्रमुख होता है मांझी। और मांझी को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए ये व्यवस्था गांव की जो व्यवस्था है गांव की व्यवस्था को संचालित करने के लिए उन्हें प्रशासनिक यानी एडमिनिस्ट्रेटिव और न्यायिक दोनों प्रकार के अधिकार यानी राइट्स प्राप्त होते हैं। अगला है यह ग्राम पंचायत के माध्यम से जमीन जायदाद तलाक आपसी झगड़े आदि समस्याओं का समाधान करता है। मांझी हत्या जैसे गंभीर अपराध को छोड़कर गांव के लगभग सभी मामलों का निपटारा करता है। हत्या के मामले में सरकारी हस्तक्षेप अनिवार्य होता है। देखिए क्या होता है गाइज कि देखिए मांझी का जो मेन काम होता है वो जमीन जायदाद हो गया तलाक हो गया आपसी झगड़े इन समस्याओं का समाधान करना होता है। लेकिन अगर बात आ जाता है आपका हत्या का ऐसे गंभीर जो आपका अपराध होता है गाइज इनका समस्या का समाधान आपका प्रशासन के द्वारा ही किया जाता है, ना कि मांझी के द्वारा। अगला पॉइंट बोलता है मांझी को लगान वसूलने से लेकर विवाह संबंध स्थापित कराने तक का अधिकार प्राप्त होता है। जो मांझी होता है जो गांव के प्रधान होते हैं गाइज उन्हें गांव का लगान वसूलने का अधिकार प्राप्त है। साथ ही साथ अगर विवाह संबंध स्थापित भी करना है तो वो भी काम आपका मांझी कर सकता है। अगला जो हमारा पद आता है प्रमाणिक या प्राणिक बोल लीजिए। मांझी की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का संचालन प्रामाणिक द्वारा किया जाता है, इसे उपमांझी भी कहा जाता है। देखिए
अगर मांझी अनुपस्थित होता है, कोई कार्य को संपन्न करना है गाइज, और मांझी जो अनुपस्थित होता है यानी गैरहाजिर होता है, तो उनके कार्यों का जो संचालन करने का काम होगा वो प्राणिक के द्वारा ही होगा, यानी कि प्रमाणिक के द्वारा ही होगा, जिसे उपमांझी के नाम से भी जाना जाता है। अगला पद है गाइज गुणैत या गुणायत। जितने भी पद है इंपॉर्टेंट है गाइज। यह मांझी के सचिव के रूप में कार्य करता है जी। देखिए गुणैत या गुणायत जो होता है वो क्या होता है, मांझी का सेक्रेटरी होता है गाइज, इस रूप में आपका वो काम करता है। ग्रामीणों को किसी उत्सव या कार्यक्रम की जानकारी पहुंचाने का कार्य गुणैत द्वारा ही किया जाता है। यह लोगों को विभिन्न अवसरों पर एक स्थान पर एकत्रित करता है। गुणैत का जो मेन काम है क्या है गाइज, वो उत्सव हो गया या कार्यक्रम हो गया, विशेष कार्यक्रम हो गया, उस एवज में क्या होता है कि उन जो इंफॉर्मेशन होता है उत्सव या कार्यक्रम का वो पहुंचाने का काम करता है। और क्या होता है, विभिन्न अवसरों में लोगों को एक जगह एकत्रित करने का भी काम आपका गुणैत का ही होता है। अगला है या गांव के परिवारों से संबंधित सूचनाएं भी एकत्रित करता है। अगर कोई परिवार के कोई भी इंफॉर्मेशन हो परिवार का, तो उनको एकत्रित करने का भी काम कौन करता है, तो गुणैत का ही होता है। अगला हमारा पद हैगा जोगमांझी। शासन संबंधी कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए मांझी की सहायता करने हेतु एक सहायक होता है, जिसे जोगमांझी कहा जाता है। समझिएगा, देखिए गांव की जो शासन व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से संचालित करने के लिए क्या होता है, मांझी को हेल्प किया जा सके, इसके लिए एक मांझी का असिस्टेंट होता है गाइस, जिसे जोग मांझी के नाम से जाना जाता है। अगला है यह जन्म तथा विवाह संबंधी मामलों पर महत्वपूर्ण सलाह देने का कार्य करता है, साथ ही यह विवाह संबंधी मामलों को सुलझाता है। जोग मांझी का जो मेन काम होता है क्या होता है गाइस, वो जन्म तथा विवाह संबंधित जो भी मामला होता है उस पर इम्पोर्टेंट जो एडवाइस होता है वो देता है आपका जोग मांझी, और साथ ही साथ आपका विवाह संबंधी जितने भी मामला है वो सुलझाने का काम जोग मांझी को ही होता है। अगला हमारा पद है जोग प्रमाणिक। यह जोग मांझी की अनुपस्थिति में उसके उत्तरदायित्वों का संचालन करता है। देखिए अगर मांझी का असिस्टेंट जोग मांझी अनुपस्थित रहता है, तो गाइज उनके जो कार्य हैं उनका कौन संपन्न करेगा, उनका कार्यों को जोग मांझी का, तो आपका जोग प्रमाणिक करेगा, जो कि एक तरह से आप समझ सकते हैं उप जोग मांझी के रूप में कार्य कर सकता है। अगला है परगनेत। इस इंपॉर्टेंट शब्द को बहुत बारीकी से समझना होगा गाइस, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है इस शासन व्यवस्था का। इस शासन व्यवस्था में 15 से 20 गांवों को आपस में मिलाकर परगना निर्मित होता है, जिसका प्रधान परगनेत कहलाता है। यानी कि कहने का मतलब हो गया 15 से 20 गांवों को आपस में मिला दीजिएगा तो एक परगना बन जाएगा, और उस परगना का जो प्रधान होगा वो परगनेत के नाम से जाना जाएगा। अगला पॉइंट हमारा बोलता है विभिन्न गांवों के बीच विवादों का निपटारा परगना में किया जाता है। अगर विभिन्न गांवों के बीच का अगर कोई विवाद है तो उसका निपटारा जो करेगा आपका परगना स्तर पर ही किया जाता है। अगला हमारा पद है देश मांझी या मोड़े मांझी। पहला पॉइंट बोलता है इससे रिलेटेड, यह परगनेत का सहायक होता है जो 5 से 8 गांव का प्रधान होता है। इस प्रकार एक परगनेत के एक से अधिक सहायक होते हैं। देखिए देश मांझी और मोझे मांझी होता कौन है, तो परगनेत का स्पेशली ये सहायक होता है, यानी कि असिस्टेंट होता है, और ये जो होता है 5 से 8 गांव का प्रधान होता है देश मांझी। और इस प्रकार कहा जाता है कि एक परगनेत में जो होता है कई देश मांझी होंगे। चलिए अगला पॉइंट बोलता है जो मामला मांझी के द्वारा नहीं सुलझ पाता है उसे देश मांझी को भेज दिया जाता है, तथा देश मांझी की पंचायत में अनसुलझे मामलों को परगनेत को स्थानांतरित कर दिया है। देखिए जो भी मामला अगर गांव स्तर का है, अगर वो सुलझ नहीं पाता है मांझी से, तो वो किसको ट्रांसफर करेगा, देश मांझी को ट्रांसफर कर देता है। और
अगर देश मांझी भी उस मामले को सही तरीके से सुलझा नहीं पाता है तो गाइज वो क्या करेगा, आपका परगनेत को ट्रांसफर कर देगा। अगला है, इस प्रकार यह व्यवस्था लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली के रूप में प्रतीत होता है। और इस तरह से आप देख सकते हैं गाइज, जिस तरह से आपका ये शासन व्यवस्था चल रही है, एक तरह से डेमोक्रेटिक शासन व्यवस्था का ही रूप है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट वर्ड है गाइज दिसुम परगना। यह परगने से उच्च स्तर पर अवस्थित होता है। जिन मामलों का निवारण परगनेत की सभा में नहीं होती है उसे दिसुम परगना को हस्तांतरित कर दिया जाता है। कहने का मतलब है गाइज, इस शासन व्यवस्था का ये उच्च स्तर, आपका उच्च स्तर का एक कह सकते हैं कि संस्था है गाइज। और जो भी मामला परगने स्तर पर अगर नहीं सुलझ पाता है तो वो मामला जो होता है दिसुम परगना को ट्रांसफर कर दिया जाता है और वहां पर उस मामले का सॉर्ट आउट किया जाता है। अगला है, यह सभी क्षेत्रों में नहीं पाया जाता। दिसुम परगना जो होता है सभी क्षेत्रों में उपस्थित नहीं होता है। अब समझते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका भगदो प्रजा। यहां से भी क्वेश्चन बने हैं गाइज। झगड़ों के निपटारे में गांवों के कुछ वरिष्ठ लोगों से विचार विमर्श किया जाता है जिन्हें भगदो प्रजा कहा जाता है। देखिए गाइज, कोई भी अगर विवाद है उसका निपटारा करना है तो गाइज अकेला मांझी नहीं कर सकता है, या जो भी प्रमुख होता है वो नहीं कर सकता है। उस विवाद को निपटाने के लिए कुछ लोगों का मदद लेगा। किसकी गलती है किसकी नहीं गलती है इसकी सबसे पहले पुष्टि करेगा, तभी उस मामले का निवारण कर सकता है। तो कुछ वरिष्ठों के जो वरिष्ठ है, गांव के जो वरिष्ठ लोग हैं, उनसे जो विचार विमर्श करता है उन्हें ही भगदो प्रजा के नाम से जाना जाता है। अगला है लासेर टंगाई। इसको भी जानना जरूरी है गाइज। यह गांव के प्रहरी की भांति कार्य करता है जो बाहरी आक्रमण से गांव की सुरक्षा करता है। एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो है आपका विलेज का एक सुरक्षा गार्ड होता है गाइज, जो कि अगर गांव में बाहर से अगर आक्रमण होता है तो उससे ये रक्षा करने का काम करता है। कौन? लासेर टंगाई। अगला है हमारा चौकीदार। यह पुलिस की भांति कार्य करता है या मांझी के आदेशानुसार किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है। चौकीदार जो होता है गाइज वो क्या होता है, एक तरह से प्रशासन के तरह कार्य करता है, यानी पुलिस के तरह कार्य करता है। अगर मांझी आदेश देता है कि इस व्यक्ति को गिरफ्तार करना है तो इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाएगा चौकीदार के द्वारा। अगला हमारा इंपॉर्टेंट शब्द है नायके। गांव का धार्मिक प्रधान नायके कहलाता है। धार्मिक अपराधों पर फैसला नायके द्वारा ही किया जाता है। देखिए, गांव का जो धार्मिक प्रधान होगा उन्हें नायके के नाम से जाना जाता है, और धार्मिक से रिलेटेड जितने भी अपराध होंगे उन पर फैसला सुनाने का काम जो होगा नायके के द्वारा ही किया जाएगा। अगला है गाइज कुड़ाम नायके। ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। यह उपनायके की भांति कार्य करता है। यह गांव से बाहर देवी देवताओं की पूजा पाठ संपन्न करता है। कुड़ाम नायका जो का होता है गाज वो उपनायके के भांति काम करता है, और गांव के बाहर जितने भी देवी देवता है उनकी पूजा पाठ करना कुड़ाम नायके का काम होता है इस शासन व्यवस्था में। अगला है आपका करेला दंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है गाइज। यह सबसे हल्का दंड है जिसके तहत अपराधी पर 5 रुपये से 150 रुपये का दंड लगाया जाता है। ये जो एक ऐसा दंड है गाइज जो कि सबसे इजी दंड होता है। इसमें कोई भी व्यक्ति अगर गलती करता है तो उसे 5 रुपया से 150 रुपया आर्थिक दंड का प्रावधान है देने का, है ना, देना पड़ेगा अगर कोई अपराध किया है तो, अगर ये दंड लगा दिया जाता है इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत। अगला है बिटलाहा वर्ड। इंपॉर्टेंट वर्ड है गाइज इस शासन व्यवस्था का। पहला पॉइंट बोलता है कि बिटलाहा इस शासन व्यवस्था की सबसे कठोर सजा है जो यौन अपराधों के दोषी को दिया जाता है। यानी कि कहने का मतलब अगर कोई सेक्सुअल अपराध करता है गाइस, ठीक है, क्राइम करता है तो उन्हें इस सजा का भागीदार होना पड़ता है। अगला है बिटलाहा के तहत यौन अपराधी पर पूर्ण बहिष्कार करते हुए उसे गांव से निकाल दिया जाता है। और इस जो ये अपराध करता है यौन अपराध है गाइस, उसे बिटलाहा जो आपका सजा दिया जाता है उसके अंतर्गत जो होता है लोग को उस व्यक्ति को क्या करता है पूरे गांव से बाहर कर दिया जाता है।
दोषी द्वारा क्षमा याचना करते हुए पूरे गांव को जाति भोज देने पर बिटलाहा की सजा को समाप्त करने का प्रावधान है। अगर इस सजा को अगर माफ करना है तो क्षमा याचना के माध्यम से हो सकता है गाइस। अगर दोषी क्षमा मांगता है तो उसे क्या करना होगा, बदले में पूरी जाति को, इस शासन व्यवस्था की पूरी जाति को क्या करेगा, उस गांव में, जिस गांव में ये अलग अलग गांव होंगे तो एक ही गांव में जो होगा, जिस गांव में होगा उस गांव की पूरी जाति को क्या करेगा, एक तरह से जाति भोज देना पड़ेगा और उसके बाद ये क्षमा जो है माफ कर दिया जाएगा और वापस अपने गांव में सम्मिलित कर दिया जाएगा। अगला हमारा शब्द है लोबिर सेंद्रा। यह इस शासन व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायिक संस्था है। लोबिर सेंद्रा जो होता है गाइस एक तरह से सुप्रीम कोर्ट की तरह काम करता है और इस शासन व्यवस्था सर्वोच्च न्यायिक संस्था है। अगला है सेंद्रा बेसी। यह इस शासन व्यवस्था में शिकार परिषद है, यानी कि एक तरह से हंटिंग काउंसिल की बात करें तो आपका सेंद्रा बेसी के नाम से जाना जाता है। अब अन्य तथ्य में देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट वर्ड है गाइस। पहला पॉइंट बोलता है भगदो प्रजा को छोड़कर शेष सभी पदधारियों को इस शासन व्यवस्था में भूमि प्रदान किया जाता है। देखिए भगदो प्रजा जो होता है, जो कोई गांव के कुछ वरिष्ठ लोग होते हैं जो गांव में जो विवाद होता है उनको सुलझाने में मदद करता है। इनको छोड़ के गाइस जितने भी पदधारी होते हैं इस शासन व्यवस्था में पद धारण किए हुए रहते हैं उनको भूमि प्रदान किया जाता है। अगला पॉइंट बोलता है इस शासन व्यवस्था में भागसिम के अवसर पर अधिकारियों का चुनाव किया जाता है। अगर अधिकारियों को चुनना रहेगा तो किस अवसर पर किया जाता है, तो भागसिम के अवसर पर। अगला है यूल रूल्स 1856 के नियम के आधार पर मांझी परगना शासन व्यवस्था को कानूनी मान्यता प्रदान किया गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस। देखिए यूल रूल्स 1856 के नियमों के आधार पर ही मांझी परगना शासन व्यवस्था को क्या किया गया है, एक तरह से लीगली प्रदान किया गया है गाइस, है ना। तो ये टॉपिक हमारा पूरा आज का सेशन यहीं समाप्त होता है गाइस। ये टॉपिक पूरा कवर हो चुका है, आप लोगों को कहीं से दिक्कत नहीं होगा। और आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से फीडबैक जरूर दीजिएगा। सेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर दोस्तों के बीच में कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। जय हिंद जय भारत।